सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और कह सकते हैं 11th या 12th क्लास की बायोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर। इससे छोटा कोई चैप्टर नहीं, तो इसको पढ़ना आसान भी है और यहां पर आपको काफी सारा ज्ञान मिलेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एट दिस एज। अभी अगर आप 12th क्लास में है, then you are 17. If you are preparing for NEET and taking a drop, then you are probably 18, 19, 20. But at this age you must know all these facts which would be presented by me in this specific chapter. This chapter is about reproductive health. तो हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें जानना है, यानी हम किस हिसाब से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम इन आवर माइंड कि मेरे भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, कब हम अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहने के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या हम अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं अपने आप से कि हम ये काम करेंगे ये काम नहीं करेंगे, व्हाट वी कैन डू टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के, काफी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस आपके क्रैक होंगे। So let's dig down into this chapter and let's understand initially that what is reproductive health. हेल्थ ही होने का मतलब सिंपल वे में क्या है कि आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का प्रॉपर है, सारे काम ठीक तरीके से हो रहे हैं, दैट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है, स्वस्थ मतलब कि हम अपने अच्छे तरीके से सारे के सारे कामों को हैंडल कर पा रहे हैं, टेकल कर पा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फंक्शनैलिटी के बेसिस हो चाहे वो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो, तब हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, यानी नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं एंड आर हैविंग प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो हम अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन? अगर आप WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपके और भी एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको हम पेप्स बोल सकते हैं। पेप्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फिजिकली ठीक होने चाहिए, यानी वो दिखने में ठीक होने चाहिए, शेप एंड साइज ओरिएंटेशन एकदम ठीक होना चाहिए। ई का मतलब इमोशनल, सेक्सुअल एस्पेक्ट्स में पार्टनर के साथ इमोशनल कॉन्टेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमोशनल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिहेवियरल, सेक्सुअल तौर पर बिहेवियर जो है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है। एंड सोशल, समाज में आपकी क्या स्थिति है, समाज में आपका क्या ऑरा है, उस हिसाब से भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जस्टिफाई किया जा सकता है। यानी नॉट जस्ट हैविंग प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली कैसे हैं, आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, आपका बिहेवियर कैसा है एंड सोशल पर्सपेक्टिव आपका कितना बेटर है, उस हिसाब से आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाएगा। अगर इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आप A++ निकलते हैं, यानी अगर आपके सारे एस्पेक्ट ठीक है, आपका लोगों के साथ बर्ताव ठीक है, अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ बर्ताव ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट है, आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट है, देन यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। इतनी सी बात है, देन यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। सो ये जो इनिशियल टॉपिक है इसमें हम बस कुछ ज्ञान की बातें करेंगे जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन उन चीजों को एक्नॉलेज जरूर कर लेना। जैसे कि 1951 में सबसे पहले जिन कंट्रीज ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था उनमें से एक थी इंडिया। सो अटेनमेंट ऑफ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वाज फर्स्टली adopted by India. So India was among the first countries to accept फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, फैमिली प्लानिंग में हम क्या समझते हैं, जो कि हमें टर्म बताई जाती है
यूजुअली कि फैमिली प्लानिंग का मतलब यह है कि हम शादी कब करेंगे और कब बच्चे करेंगे और कितने बच्चे पैदा करेंगे। हमारे लिए फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन ये है, बट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एक सोशल गोल आपको अचीव करना है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी हमें सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि फैमिली प्लानिंग के अंदर आएंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि एसटीडीज क्या क्या करने से होती हैं और किस किस चीज से हमें बचना है। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी जब आप किसी गलत पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, देन अल्टीमेटली यू कैन गेट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन कि आपको एसटीडी होगा या नहीं। तो अपने आप को किस तरीके से जागरूक किया जाए जिससे कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां ना हो, वो सारा हम फैमिली प्लानिंग के अंदर केटर करते हैं। सिर्फ यहीं तक हमारी बात सीमित नहीं है कि कितने बच्चे होंगे, किस किस टाइम पे बच्चे होंगे, दैट इज नॉट द मेन थिंग, है ना। इसके अलावा और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि फैमिली प्लानिंग में हमें देखना पड़ता है। और आज के दिन में इस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, आरसीएच बोला जाता है। जो फैमिली प्लानिंग है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और ब्रॉड किया गया एंड इसे क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे हम आरसीएच प्रोग्राम कहते हैं। तो इसमें क्या आया, अब रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को तो हम लोग पहले ही कंसिडर कर रहे थे, यहां पे चाइल्ड हेल्थ केयर भी इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि एक बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी केयर कैसे करी जाएगी। यानी फीमेल को एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, राइट। बच्चे को किस हिसाब का न्यूट्रिशन देना है, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस फैलानी है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो इनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस है ये भी अब आपकी फैलानी शुरू करनी होगी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स थी इनके लिए तो अवेयरनेस फैलानी ही है। यानी कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन कौन कौन से हैं, यानी अगर एक फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से कौन से ऑप्शंस बेटर हैं, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। यानी क्या उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो उनको बेस्ट सूट कौन सा करेगा। क्या उन्हें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लेने चाहिए, क्या उन्हें ओरल पिल्स लेनी चाहिए, क्या उन्हें फिजिकल बैरियर यानी कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, या उन्हें और भी कई नेचुरल मेथड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कैलेंडर मेथड है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक फीमेल को कंसिडर करनी चाहिए एंड एक मेल को भी कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में फीमेल्स को एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे एंड हाउ दे नीड टू केटर देम अप। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो अपना हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बाद अगर आप देखें तो एडोलेसेंस से रिलेटेड उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यानी उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम जवानी में कदम रख रहे हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकली और हमारे हॉर्मोन्स में इंटरनली किस हिसाब के बदलाव आएंगे। यानी अगर आप बात करें मेल की, देन देयर इज अ टेस्टोस्टेरोन रश, यानी कि बहुत एग्रेसिव हो जाता है एक मैन व्हेन ही एंटर इनटू द स्टेज ऑफ puberty as well as a stage of adolescence where he is sexually active। उस टाइम पर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ pubic hair, there is development of axial hair, है ना, यहाँ बाल आ जाते हैं आपके आर्मपिट्स के ऊपर। देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ मस्टैच, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, लो पिच्ड वॉइस होती है, भारी आवाज हो जाती है ना, मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल्स देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हिप, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, there are a lot of hormones that changes their level, especially the level of progesterone and estrogen shoots up, and other than that there are obviously various changes in the reproductive arena। so वो सारी जो चीजें हैं एडोलेसेंस में हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली और अंदर जो हार्मोन्स का प्रभाव है उसके बारे में हमें एक बेसिक आइडिया पहले से होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने वाले प्रोग्राम को आरसीएच कहा जाता है। फैमिली प्लानिंग को ही आगे आरसीएच में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को लिया गया कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए सेक्स से रिलेटेड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में भी यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाने लगी, है ना। यहाँ पर फिजिकल जो बैरियर्स हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी गांव में जा जाकर। काफी बार मेडिकल कैंप्स लगते हैं वेयर द कॉन्डम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर अंडर द आरसीएच प्रोग्राम, फॉर विच वी नीड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ बेटर फैसिलिटी,
to cater more and more people. सो यहाँ पर क्या रहता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट या कोई नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है तो उनमें डोनेशन या फंडिंग का जो एक सिस्टम है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई आप पे तब भरोसा करेगा जब आपके साथ कुछ प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर देखो, अगर तुम्हें सलाह लेनी है हेल्थ से रिलेटेड तो तुम एक लॉयर के पास नहीं जाओगे, तुम एक डॉक्टर के पास जाओगे, बिकॉज डॉक्टर हैज मोर स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर इज credible person to take a healthcare advice, but a lawyer is more professional to take a legal advice. तो सबकी अपनी अपनी expertise है. So similarly, if you want to do something like this, if you want to make people aware about the reproductive or health related aspects, then it becomes really critical for us to have some person which people might acknowledge of their knowledge, है ना, वो उनकी knowledge की कदर करेंगे, acknowledge करेंगे कि हाँ यार ये बंदा credible है, इसकी बात सुनी जा सकती है, और तब जाके लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो उन लोगों को इकट्ठा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाना जहां पे जनरली आपके पास एक ऑफिस हो, एक सेटअप हो। अगर आपको यू रियली वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम कॉन्डम्स और यू रियली वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम सॉर्ट ऑफ ओरल पिल्स, देन यू मस्ट हैव अ रिपोजिटरी ऑफ दैट, आपके पास इकट्ठे होने भी चाहिए। तो उसके लिए यू नीड अ प्लेस जहां पे आप उन चीजों को रख सके। यू नीड टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन टीम, यू नीड टू हैव अ टीम जिसको आप साथ ले जाके लोगों तक, मासेस तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर अंडर आरसीएच प्रोग्राम। सो ऐसे लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑडियो यानी रेडियो पर, विजुअल यानी टीवी वगैरह पर, और प्रिंट मीडिया मतलब आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में, ओके, पैम्पलेट पोस्टर्स वगैरह में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं, जैसे एवी और प्रिंट मीडिया द्वारा अवेयरनेस बोला जाता है। अब गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिसर्च को इनेबल किया था कि आप रिप्रोडक्टिव अपने जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च कीजिए कि एसटीडीज को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, क्या बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाए जा सकते हैं। जैसे सीडीआरआई जो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, दैट हैज मेड नॉन स्टेरॉइडल पिल कॉल्ड सहेली। तो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन सहेली जो है वो फीमेल ले सकती है एंड अल्टीमेटली शी विल गेट रिड ऑफ बेबी। एंड नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एनजीओज कहा जाता है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी काफी सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स लेती हैं टू मेक पीपल अवेयर अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, है ना। तो गवर्नमेंट जो है इसका भी काम यहाँ पर बहुत जरूरी है और एनजीओज का भी काम बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, क्लोज्ड रिलेटिव्स का एज वेल एज क्लोज्ड फ्रेंड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके मिथ्स को और मिसकंसेप्शंस को बर्स्ट करने में। पर पर्टिकुलरली मुझे जो लगता है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, ये वाला जो जोन है ये आपके मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को बढ़ा देता है। When I was a student, I really remember a name. मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था मनोज, और वो मनोज ऐसी ऐसी चीजें बताता था, ऐसा ज्ञान देता था जो कि गलत था बहुत। उस टाइम पर we were not having that much knowledge कि हमें आइडिया हो दैट वेदर ही इज स्पीकिंग राइट और नॉट। एक बड़बोला बच्चा रहता है क्लास में जो बोलता है और सबको लगता है अरे क्या बोल रहा है, ये तो सही है, ये तो है ना। तो बिवेयर ऑफ दिस फ्रेंड। सो फ्रेंड की कैटेगरी तो मैं काट ही रहा हूं, रिलेटिव से तुम भैया दूर ही रहना, तो इसलिए इन दोनों को व्हाइट में लिखा है। पेरेंट्स के साथ तुम जितना थोड़ा सा ओपन हो सकते हो। टीचर्स जो हैं वो यूजुअली ऐसी बातें डिस्कस करते नहीं है, सो इट इज ऑल्सो डेंजर जोन, करनी चाहिए। जैसे अगर कभी हम मुखातिब होते हैं देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू सच topics, but my teachers were not that open with me. I still remember when a teacher is teaching us the very specific topic in 10th class biology, and she skipped the topic of contraception because she was not feeling very confident about taking a word which might sound filthy to her. वो condom नहीं बोलना चाहती थी क्लास के आगे, and that's why she didn't took that lecture. उन्होंने बोला आप इतना इतना पढ़ लेना, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक चीजें बताई, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड आफ्टर दैट छोटा सा आर्टिकल आता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जहां पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में बताया जाता था। तो शी टोल्ड अस कि ये बीच का 1.5-2 पन्ना था उस टाइम पे, कि ये घर से पढ़ के आ जाना, दैट इज योर होमवर्क। सो ऐसा होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि ये चीजें सिलेबस में डाली इसलिए गई हैं बिकॉज अ टीचर हैव अराउंड 10x 20x मोर नॉलेज देन स्टूडेंट्स ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, राइट। सो दे मस्ट शेयर इट विद देयर स्टूडेंट्स एंड दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू नो दीज फैक्ट्स, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसमें अडोलेसेंस एंड अल्कोहलिज्म का एक टॉपिक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीजें पता होनी चाहिए, तो टीचर्स इसको बताते नहीं है बट बताना चाहिए। सो द ओनली ऑप्शन दैट्स लेफ्ट विद यू इज पेरेंट्स।
So you should get some knowledge from them, and in a decent way, and the parents will also give you that knowledge in the most decent way possible. For example, some of the times I heard my mother, giving some knowledge to my sister regarding periods, and that's fine. I must also learn from that, है ना? So this is the best part, that you can talk to your parents. But other than that, if your teachers are open, that's very good. You are lucky enough to get such teachers. Relatives and friends, I personally don't recommend, just because of my experience that I have got in past. But if you have some good friends, good relatives, you can go for those options too, right? Now there is a thing that has been illegally used in India. It's called amniocentesis. Amniocentesis is being taken from a word called amnion or amniotic fluid. Amniotic fluid is a fluid that surrounds the developing embryo. यानी अगर ये हम यहाँ पर यूट्रस बना लेते हैं, इस हिसाब से अगर हम यूट्रस बना लेते हैं, and let's say there is a baby over here, है ना, there is a baby over here, तो इसके साइड में जो फ्लूइड है इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस फ्लूइड की स्टडी करी जा सकती है, एंड ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है यहाँ पर आपका एक क्रोमोसोमल पैटर्न तैयार किया जा सकता है. मतलब इस एमनियोटिक फ्लूइड में स्टडी करी जा सकती है कि आपके एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, वाई क्रोमोसोम कितने हैं. इफ द एमनियोटिक फ्लूइड सजेस्ट दैट देयर इज एक्स वाई, देन अल्टीमेटली वी अंडरस्टूड दैट ये जो फीटस है ये मेल है, एंड अगर वो एक्स एक्स है देन वी अंडरस्टूड that the fetus is female. But that's not directly justified. यहाँ पे क्या होता है, बार बॉडी कैलकुलेट करते हो. बार बॉडी क्या होता है, अगर आपका मेल है तो एक्स क्रोमोसोम -1 हो जाएगा बार बॉडी, यानी बार बॉडी वुड बी 0, है ना. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर वुड बी 0 बार बॉडीज, जो कि आपको दिखाई देती है. एंड सिमिलरली फीमेल में एक्स क्रोमोसोम -1, दैट इज 2 - 1, सो देयर वुड बी 1 बार बॉडी. सो अगर एक बार बॉडी है तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर गर्भ में पल रही जो बच्ची है ये फीमेल है. और अगर आप यहाँ पर एक भी बार बॉडी नहीं है, देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर गर्भ में पल रहा जो बच्चा है ये आपका मेल है. तो यूजुअली क्या किया जाता है, यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाता है. यानी काफी सारे ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में जो सोचते हैं कि बच्ची नहीं पालनी चाहिए एंड वो बोझ है. सो व्हाट दे डू इज दे गेट द एमनियोसेंटेसिस डन, और वहां से जो भी रिजल्ट आता है, इफ दे फाउंड आउट दैट द चाइल्ड इन द वॉम्ब इज अ फीमेल, तो उसका जो है अबॉर्शन कर दिया जाता है. और अगर बेटा होता है तो उसे पाल लिया जाता है, मैच्योर होने दिया जाता है प्रेगनेंसी को, जिससे कि वो आपका डिलीवर किया जा सके, राइट. तो ये चीज गलत है, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगा दिया गया. अब बैन लगा दिया गया किस चीज के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. लेकिन ये किस लिए इंपॉर्टेंट थी, एमनियोसेंटेसिस में अगर आपको क्रोमोसोमल पैटर्न दिख जाता है, इसका मतलब आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी ये बता सकता है. भाई अगर आपको ठीक तरीके से क्रोमोसोम्स दिख जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा ना भाई किस क्रोमोसोम में गड़बड़ है. लेट्स से किसी को डाउन सिंड्रोम है तो पता लग जाएगा यार 21st क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, 3 हो गए. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है जिसमें आपकी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आती है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनको आप बता सकते हो. तो एमनियोसेंटेसिस को आप इन डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. अगर आपने रिवील किया और अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करते हुए पाए गए एंड अगर कोई कंप्लेंट कर देता है, यूजुअली लोग भी ऐसे हैं जो कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि वो खुद ही जाते हैं बाय देयर ओन कंसेंट टू गेट इट डन. लेकिन अगर डॉक्टर पकड़ा जाता है तो बहुत धुनाई होती है और उनका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता है. इंडिया जो है इसमें रिसर्च भी बढ़ाई जा रही है, जैसे CDRI जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पर जो है आपकी नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन बनाई गई है. उस नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव गोली का क्या नाम है, सहेली, है ना, क्योंकि फीमेल की सहेली है तो सहेली नाम रखा गया. नॉन स्टेरॉयडल थी तो इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो आपके काफी कम है ना. तो रिसर्च पर भी फोकस किया. अब देखो मेरे भाई कि यहां पर आपके PYQs में क्या क्या पूछा गया है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गंदी बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल यूज किया जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट जो होठ कटा हुआ आता है, क्या उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ऐसा सिंपल सी बात है यार, नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है, नहीं किया जा सकता.
इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, बिल्कुल ठीक है, तब जाके एमनियोटिक फ्लूइड आपका डेवलप हो जाता है। इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, किया जा सकता है ना, अभी बैन लगा दिया लेकिन किया तो जा ही सकता है। तो क्लेफ्ट पैलेट वाला आपका आंसर हो जाएगा, द आंसर इज बी, ये नहीं किया जा सकता। किसी भी नॉन जेनेटिक चीज को आप नहीं बता सकते, जेनेटिक है बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड in a developing fetus by amniocentesis, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? कौन सा आप नहीं बता पाओगे? डाउन सिंड्रोम जेनेटिक है बता दोगे, जॉन्डिस जेनेटिक नहीं है भाई, नहीं बता पाओगे, पीलिया जो है जेनेटिक नहीं है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक है बता दोगे, सेक्स ऑफ फीटस बता दोगे ऑब्वियसली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा, जॉन्डिस नहीं बता पाओगे। The permissible use of technique amniocentesis is for, permissible बोला है, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज नहीं बोला। जैसे पहले यहां पर बोला कि हाँ यार किस किस चीज को कर सकते हो तुम एमनियोसेंटेसिस से, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, पर क्या करने देंगे लोग? नहीं। क्या आपको सिस्टम करने देगा? नहीं। तो परमिसिबल, परमिट किस चीज के लिए है? डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, नहीं, परमिसिबल ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कुछ लिंक ही नहीं बनाया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमन कलेक्ट करके फीमेल तक पहुंचाना, उसमें एमनियोसेंटेसिस का कोई रोल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर, ये सारे आपके जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, है ना, उससे रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें आप काफी सारी चीजें पढ़ोगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग कंसीव नहीं कर सकते, जो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनमें क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं बच्चे पैदा कराने में, राइट। सो दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इवन। डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक डिजीजेस का पता लगाया जा सकता है, आंसर इज डी। फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर, क्या चीज देखते हो आप? क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हो, और उसमें भी आप क्या देखते हो? बार बॉडीज। अगर आपका मेल है तो बार बॉडीज कितनी हो जाएंगी? मेल है तो बार बॉडी हो जाएंगी 0, अगर आपकी फीमेल है तो बार बॉडीज कितनी हो जाएंगी? 1। तो 0 और 1 वाला जो केस है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर बार बॉडी 1 है तो बच्चा फीमेल, अगर बार बॉडी 0 है तो बच्चा मेल। इस टॉपिक के नोट्स अगर आपको चाहिए तो कर लीजिए मुझसे टेलीग्राम पर तालमेल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ब्रिलिक्स ऐप के ऊपर आज का होमवर्क आपका ये है कि आप जो है, मैंने आपको जो पढ़ाया है, वैसे इस चीज के नोट्स बनाने नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बट अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो वो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर 2 ही लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जहां पर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपको बताए गए, एंड एक लास्ट टॉपिक आपका आएगा कि किस हिसाब से जो लोग कंसीव नहीं कर सकते उनको हम हेल्प कर सकते हैं टू मेक अ बेबी। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, है ना, इन सब के बारे में, और जो हम नॉर्मली सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी सारा प्रोटोकॉल हम लोग वहीं पर जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपको शाम को, जहां पर हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे होंगे, लाइव पढ़ेंगे। ये तो छोटा लेक्चर था, एनिमल किंगडम लाइव पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे शाम।